लेकिन मैं सिद्धार्थ अब आपके पास आना चाहती हूँ कि मैं ये देख रही हूँ कि अदानी के स्टेक सिर्फ पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। इनफैक्ट जो उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एक्सटेंड होते हैं जॉइंट डिफेंस वेंचर्स में भी। If you look at what happened in 2018, Adani Enterprises partnered with Israel's Elbit Systems, especially the Adani Elbit Advanced Systems India, which manufactures Hermes 900 drones in Hyderabad that are extensively used by the Israeli Defense Forces. तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उनका काफी स्टेक लग रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये जो ईरान और इजराइल का जो ये युद्ध है, ये क्या अदानी को बर्बाद भी कर सकता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की मजबूरी है, वो न चाहते हुए भी वो इजराइल का ही साथ देंगे बिकॉज ऑफ अदानी? जी सर। जी मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी मोदी के स्थान पर कोई भी भाजपा की तरफ से होता तो हमें पता है कि राइट विंग का जो पूरा बीजेपी इकोसिस्टम है वो इजराइल की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है, इसके बारे में तो कहीं कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। लेकिन मुख्य बात यह है कि मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल संघर्ष में अदानी का तो जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान भारत का होगा, क्योंकि एक तरफ प्रधान जी के दोस्त का निवेश फंसा हुआ है इजराइल में, तो दूसरी तरफ प्रधान जी की सरकार का निवेश फंसा हुआ है ईरान के अंदर। क्योंकि एक मुहावरा है, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, गेहूं के साथ खून भी तो पिसी जाता है। तो इजराइल के हाइफा बंदरगाह में अदानी का अगर 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है, तो दूसरी तरफ भारत सरकार के इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का ईरान के चाबहार बंदरगाह पर 25,000 करोड़ रुपए भारत सरकार का भी तो लगा हुआ है। इसीलिए हुआ यह है कि भारत इजराइल और ईरान के विषय में न तो इधर का है न उधर का है, क्योंकि ऐसा लगता होता ऐसे ही है कि जब आपकी नीति अस्पष्ट हो जाती है तो आप अप्रासंगिक हो जाते हैं। भारत क्योंकि इजराइल पर निर्भर है हाईटेक वेपन्स और पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर के लिए, और हमको ध्यान में रखना है इजराइल भारत का तीसरा सबसे बड़ा हथियार देने वाला देश है। रूस और फ्रांस के बाद भारत सबसे ज्यादा हथियार इजराइल से खरीदता है। तो एक तरफ आप इजराइल पर निर्भर हैं हाईटेक वेपन्स के लिए, तो दूसरी तरफ आप ईरान पर निर्भर हैं, क्योंकि आपके प्रधान जी के जो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में जो तेल भरा जाता है वो तेल भी तो ईरान से ही आना पड़ेगा, वो भी तो मध्य पूर्व के देशों से ही आना पड़ेगा। तो चाबहार का और ऊपर से चाबहार का जो कंट्रोल है वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि भारत का जो सेंट्रल एशिया में अगर प्रेजेंस होना है, तजिकिस्तान जैसे देश हैं जिनका अपना कोई क्या समुद्र का संबंध नहीं है, इसीलिए भारत चाबहार पोर्ट पर बहुत भारी भरकम पैसा खर्च किया है भारत ने, क्योंकि वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से केवल 70 मील दूर है, बिल्कुल बगल में है। तो एक तरह से आपको चाबहार पोर्ट पर क्या कहते हैं, किसी भी तरह का ईरान के चाबहार पोर्ट पे आपका भारतीय व्यापार का, भारतीय सरकार का, भारतीय हितों का किसी भी तरह से चाबहार पोर्ट में रहना भारत को सामरिक दृष्टि से बहुत ताकतवर बनाता है। दूसरी तरफ इजराइल के साथ इनको, क्योंकि हमें पता है अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था 7 तारीख को, जो आतंकवादी हमलों पर ठिकानों पर बमबारी हुई थी, तो वो जो कामिकाजे ड्रोन्स वगैरह थे वो इजराइल से बने हुए थे। तो भारत के लिए दिक्कत ये आ गई है कि इजराइल पर भी इनकी भारत का डिपेंडेंसी निर्भरता खूब है, ईरान पर भी निर्भरता खूब है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से जब से ये ईरान और इजराइल का संघर्ष हुआ है, भारत न तो इधर जा रहा है न तो उधर जा रहा है, अपने आप को एक ऐसे जगह पर खड़ा कर पा रहा है जहां पर कि वो पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गया है। दुनिया भर के देश, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तक गाजा के मामले में इस विषय पर कुछ न कुछ स्टैंड ले रही है, तो भारत अब्सटेन कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ अदानी का जो होना है वो तो होगा ही, क्योंकि जहां तक मेरा असेसमेंट है अदानी का कुल जो रेवेन्यू है उसमें उनका जो इजराइल से आने वाला रेवेन्यू, मतलब अदानी की पूरी जो लाभ होता है, उनको व्यापार होता है, उनको जो हर साल पैसा वो अदानी की कंपनी कमाती है, उसमें से इजराइल से आने वाला जो हिस्सा है वो 5% से कम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अदानी का पूरा पैसा इजराइल में ही लगा हुआ है, लेकिन 5% भी अदानी के लिए बहुत बड़ी चीज है। और हमें ये पता है कि ये सारे ठेके अदानी को तभी मिले हैं जब भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद ही तो मिले हैं, उससे पहले तो इनको मिले नहीं थे। सिद्धार्थ, आपको 2 सेकंड के लिए मैं रोक रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर अदानी के स्टेक्स की बात कर रहे हैं, तो जो लोग रिलेट नहीं कर पा रहे, सिर्फ उनको थोड़ा सा समझाने के लिए कि अदानी पोर्ट्स
का जो स्टेक है हाइफा पोर्ट में इन इजराइल 70% है। सिर्फ समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ, एंड देन आई विल कम बैक टू यू अगेन। और हाइफा पोर्ट को उन्होंने कब अक्वायर किया था अदानी ने? 2023 फॉर $1.2 बिलियन इन पार्टनरशिप विद इजराइल्स कंपनी गैडर ग्रुप। ये उनकी डील हुई थी। अब ये जो पोर्ट है, ये दर्शकों को समझाने के लिए कि ये पोर्ट बहुत क्रिटिकल है इजरायली इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के लिए। और इसका अगर आप लोकेशन देखें तो ये नॉर्दर्न इजराइल में पड़ता है। नॉर्दर्न इजराइल वो एरिया है जो कि कॉन्फ्लिक्ट जोन से फिलहाल थोड़ा दूर है। लेकिन हाइफा पोर्ट इट कंट्रीब्यूट्स 3% टू अदानीज पोर्ट्स टोटल एनुअल कार्गो वॉल्यूम, यानी कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 3% छोटा नंबर है, लेकिन अदानी के लिए हाइफा पोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3% है इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस वॉल्यूम। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल एसेट, जिसको स्ट्रैटेजिक एसेट आप जिसको कहते हैं, ये वो है। उसके अलावा डिफेंस और वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में भी अदानी ने एंटर किया था, जो कि मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया, एल्बिट सिस्टम्स, और जिसमें कि ड्रोन्स और तमाम चीजें वो बना रहे हैं। उसके अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, एग्रीकल्चर of commercial semiconductors and other defense related collaborations। तो ये कुछ थोड़ा बहुत नहीं है, लेकिन ये $multi-billion का स्टेक है जहां पर हम बात कर रहे हैं। और इसलिए बार बार मैं इस चीज को बता रही हूं कि अदानी ही वो सेंट्रल फोकस है, जिसकी वजह से मोदी जी अगर नेतन्याहू के आगे घुटने नहीं टेकेंगे तो अदानी बर्बाद हो जाएंगे। जी सिद्धार्थ, आई जस्ट वांटेड टू पुट दैट लिटिल थिंग इन पर्सपेक्टिव। हाँ, आपने जो कहा उसमें एक आध और एडिशन है, जैसे एग्रीकल्चर में भी अदानी का इजराइल में कुछ इन्वेस्टमेंट है। तो अदानी का जो इजराइल में इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीफेसेटेड है, मतलब काफी सारे अलग अलग क्षेत्रों में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल ईरान ने हाइफा पोर्ट पर, हाइफा बंदरगाह पर मिसाइल का हमला भी किया है। इसका मतलब है कि अदानी की संपत्ति का नाश भी हुआ है, संपत्ति की हानि भी हुई है। ऐसे में बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी ये क्या कहते हैं ठेके हैं इजराइल में, अदानी को जो भी ठेके मिले हैं वो नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद ही मिले हैं, उससे पहले तो उनका कोई ठेका नहीं था। तो इसका मतलब ही है कि एक तरफ भारत के प्रधान जी का दोस्त का पैसा फंसा हुआ है इजराइल में, बिल्कुल स्पष्ट है, इसीलिए वो उनका विरोध नहीं कर सकते। दूसरी तरफ समस्या ये है कि एक बहुत बड़ी विसंगति है, बहुत बड़ा विरोधाभास है कि भारत सरकार का पैसा फंसा हुआ है ईरान के चाबहार पोर्ट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, इसका 25,000 करोड़ रुपया चाबहार पोर्ट में लगा हुआ है, जो कि ईरान में है। इसीलिए मेरा मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री जी एक गेहूं के साथ घुन भी पिसने वाली स्थिति में है। वो उनके दोस्त का पैसा लगा हुआ है पूरा का पूरा इजराइल में, उनकी सरकार का पैसा लगा हुआ है ईरान में, इसीलिए वो एक ऐसे जगह फंसे हुए हैं, ना तो इधर के हो सकते हैं ना तो उधर के हो सकते हैं। मेरे ख्याल से इस विषय में मोहसिन रजा साहब, प्रोफेसर साहब ज्यादा अच्छा से बताएंगे, क्योंकि वो इंटरनेशनल विषय के एक्सपर्ट हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल ये स्पष्ट लग रहा है कि जिस तरह से ईरान और इजराइल का संघर्ष चल रहा है, हाइफा पोर्ट जहां पर कि अदानी का काफी पैसा लगा हुआ है, आने वाले समय में वो काफी बार टारगेटेड होगा। एक बार तो कल रात में टारगेट हो चुका है, हानि हुई है, आने वाले समय में और भी हानि होगी, और ये जितनी हानि होती चली जाएगी भारत के प्रधान जी के लिए वो समस्या और ज्यादा क्या कहते हैं जटिल होती चली जाएगी। वो ना तो इस विषय में कुछ बोल पाएंगे और ना तो वो चुप रह पाएंगे। वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पर कि कहते हैं ना, हलक में कोई चीज अटक गई है, ना तो बोलते बनता है ना तो चुप रहते बनता है, ऐसी स्थिति आने वाली है।